तो फ़िल्म की शुरुआत होती है और हम 2 बच्चों को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। इनके खेलते के दरमियान ही इनकी मार्बल बॉल जो है वो दूसरे फ्लैट में चली जाती है। जब ये लोग वहाँ पे अपनी बॉल लेने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ी सफ़ेद बालों वाली औरत उठ जाती है। असल में वो बूढ़ी औरत काफ़ी सालों पहले मर चुकी थी। इस सब के 4 साल बाद एक फैमिली उसी फ्लैट में शिफ्ट हुई है। इन लोगों ने बैंक से लोन लेकर ये फ्लैट अब खरीद लिया था। बैंक का लोन उतारने के लिए ये दोनों मियाँ बीवी तो काम पर चले जाते थे और इनके पीछे इनकी फैमिली रहती थी। इनकी सबसे बड़ी बेटी एम्पायर वो घर पे ही रहती थी और अपने दादाजी का और अपने छोटे भाई रैफल का ख्याल रखना था। यानी कि वो घर पर रहकर अपने भाई का और अपने दादा का ख्याल रखती थी। वो अपने भाई को कपड़े चेंज करवा ही रही थी कि उनके पास बैठे दादाजी अचानक से गायब हो जाते हैं। अब भाई को यहीं पे छोड़कर एम्पायर दादाजी को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि वो वॉशरूम में बैठे हैं। जब वो वॉशरूम के अंदर जाती है, वॉशरूम के अंदर जाते ही सारे वॉशरूम के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाते हैं। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपनी मॉम और डैड को बुलाने लगती है। उसके मॉम डैड दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर वो सब लोग रैफल के कमरे में जाने लगते हैं। अब वो देखते हैं कि रैफल खिड़की से लटका हुआ है। अगर वो गिर जाता तो शायद वो ना बचता। उसकी डैड अपनी वाइफ को चुप करवाते हुए चुपके से जाकर रैफल को कमर से पकड़कर अंदर ले आते हैं और फिर एम्पैरो को डांटना शुरू कर देते हैं। एम्पैरो उनको बताती है कि यहाँ दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे। फिर अचानक वॉशरूम के दरवाजे बंद हो गए और जब मैंने नीचे से देखा तो मुझे अचानक एक भयानक साया नजर आया और एक पाँव भी, एक चुड़ैल की पाँव भी नजर आए। एम्पायरों के मॉम डैड उस पर यकीन नहीं करते, उसे डांट कर वहां से चले जाते हैं। सीन कट होता है और हमें एम्पायर का दूसरा भाई दिखाया जाता है। अब उसके भाई को, जो कि रूम उसका अटैच था दूसरी बिल्डिंग से, उस रूम से उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर पे लड़की का नाम लिखा हुआ था। एम्पायरों के भाई को लगता है कि शायद वो लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है। वो भी लेटर पर अपना नाम लिखकर उस रीलिंग पे पहुंचा कर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचाता है और काफी देर उस लड़की के वेट में खड़ा रहता है जो कि ये लेटर लेने वाली थी। जब वो थक कर पीछे जाने लगता है तो रैफल से दोबारा से आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है पीछे तो वहाँ पे उसे एक और लेटर मिलता है। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैफल अपने रूम में ड्राइंग कर रहा है। अब दोबारा से रैफल के दादा अबू जो हैं वो दोबारा से घर से गायब हो जाते हैं। अब एम्पायरो रैफल से कहती है कि यहाँ से हिलना मत। वो अपने दादा के जी को ढूंढने के लिए जाती है। उसके जाते ही रैफल को अपने रूम के पास में से एक मार्बल बॉल दिखाई देती है। उसे जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसको उठा लेता है कि तभी वो देखता है कि रूम से टीवी चलने की आवाज़ आ रही है। वो उस रूम में चला जाता है। अब वो टीवी में देखता है कि एक बूढ़ी कार्टून उसे अपने पास बुला रही है। जब वो टीवी के पास आ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो टीवी के पास जाता है तो वहाँ से एक भूतिया हाथ निकल कर उसे पकड़ लेता है और टीवी के अंदर चला जाता है। अब रैफल को उसके दादाजी भी सड़क पर मिल जाते हैं। वो जब उनको लेकर घर आना चाहती थी, लेकिन वो उसे कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ पर एक बुरी औरत है जो कि हम सबको मार देगी। एम्पायरो उसे ज़बरदस्ती घर पे लेके आ जाती है, लेकिन घर आकर उसे रैफल कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब वो रैफल को ढूंढना शुरू कर देती है। घबराहट में ये लोग पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। अब जिसके बाद रैफल की मॉम डैड भी उसे ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब एम्पायर भी घर पे अकेली थी। एम्पायर को इसी दौरान कॉल आती है। तो जब कॉल उठाती है तो वो देखती है कि फ़ोन पर दूसरी तरफ राइफल था। वो राइफल से पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन वो तो खुद भी ये नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। वो फ़ोन पर बार-बार उसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अब फ़ोन करते ही राइफल राइफल की आवाज़ एम्पायरों को साथ वाले फ्लैट से नज़र आती है। वो फ़ोन को वहीं पे छोड़कर पास वाले फ्लैट का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटखटाने लग जाती है। ऊपर से एक इसी बिल्डिंग में रहने वाला एक आदमी उसे बताता है कि ये फ्लैट काफी सालों से नहीं खुला, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। एम्पायरों के मॉम डैड और भाई भी वहाँ पे आ चुके थे। वो सबको बताती है कि राइफल की आवाज़ मुझे यहाँ से आ रही है। वो लोग इस फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। राइफल को ढूंढते ढूंढते एम्पायरो एक रूम में आ जाती है। उसे एक साया दिखाई देता है। जैसे जैसे वो साये के पास जाती थी वैसे वैसे वो साया बड़ा होता जा रहा था। एम्पायरो जैसे ही पर्दा हटाती है वो देखती है कि वहाँ पर चुड़ैल खड़ी हुई थी जिसके लंबे लंबे बाल थे। वो उसे देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एम्पायरो की फैमिली वहाँ आकर उसे खामोश करवाने की कोशिश करती है। एम्पायरो का डैड जब पर्दे के पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। खैर सीन कट होता है, हमें एम्पायरो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप पे है। यानी कि वो शॉप पे काम कर रही है। वहाँ पे एक कस्टमर, पैरालाइज कस्टमर उसके पास आती है। वो एम्पायरो की मॉम को देखकर अजीब अजीब तरह से रिएक्शन कर रही थी।
एम्पायरो की मॉम को अजीब लगता है और वो पास जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे उस लड़की की मॉम भी आ जाती है। वो उसे बताती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये पैरेलल औरत उस अपनी मॉम को इशारे से कुछ समझाती है। असल में वो लड़की एम्पायरो की घर के जितनी भी चीज़ें हो रही थी उसकी मॉम को देखकर वो सारी चीज़ें जान चुकी थी। उस पैरालाइज्ड लड़की की मदर राफेल की मॉम को एक कार्ड देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखना हमेशा, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। दोबारा से हम एम्पायरो के भाई को देखते हैं जिसको बिल्डिंग से एक और लेटर मिला था। अब वो दूसरी जी बिल्डिंग में चेक करता है, वहाँ तो कोई रहता ही नहीं था। वो सोचता है कि वो बिल्डिंग में जाकर पता करेगा कि उसको आखिर ये लेटर लिखता कौन है। ये लड़का जैसे ही बिल्डिंग में जाता है तो वो एक लड़की आकर उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़की के हाथ में कैंडल भी थी और सामने शीशा भी लगा हुआ था। ये लड़का जब इस लड़की को देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके पाँव मुड़े हुए हैं। इसी वक्त ये चुड़ैल इस पे हमला करने की कोशिश करती है, यानी कि इसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन ये लड़का बड़ी चालाकी से यहाँ से चुड़ैल को उठाकर दूर फेंकता है और वहाँ से भाग आता है। दूसरी तरफ हम एम्पायरो को देखते हैं जो कि घर पे आई थी सब्जियां लेकर। अब उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब वो शीशे में देखती है तो वो ज़्यादा इस बात का सोचती नहीं है। वो सोचती है कि शायद उसे एलर्जी हुई है। अब जब वो सब्जियां रखने के लिए किचन में जाती है तो वो देखती है दरवाजे से कि कुछ अजीब सी क्रिएचर उनके किचन में कुछ बना रही है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि वो उसके दादा वो हैं। अंदर जाकर जब वो अपने दादाजी से बात करने की कोशिश करती है तो उसके दादा अब उसके छोटे भाई राइफल की आवाज़ में बात कर रहे थे। इसी दौरान उसकी फ़ोन की बेल बजना शुरू हो जाती है। वो जब दोबारा से फ़ोन उठाती है जाकर तो वहाँ पे राइफल था। राइफल की आवाज़ उसे पिछली कॉल की तरह साथ वाले फ्लैट से ही आ रही थी। वो जल्दी से फ़ोन को वहीं पे छोड़ती है और उस फ्लैट की तरफ भाग जाती है। जब वो देखती है तो फाइनली अब उसका भाई उसे मिल चुका था उसी फ्लैट में से। इस सारे वाक़ये से ये घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। राइफल और एम्पायरो की मॉम अब उसके हस्बैंड से कहती है कि अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे और अब हम इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाएँगे। लेकिन राइफल का डैड कहता है कि नहीं, इस घर के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया है और हम इस घर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। रात को अब राइफल अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी जो रूम है उसके सारे खिड़कियाँ और दरवाजे अचानक से बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि उसके रूम की लाइट भी चली गई थी। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। उसकी मॉम डैड उसके कमरे में जब आते हैं तो वो देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। उसके वो एक भूतिया हाथ, यानी कि बहुत बड़ा हाथ एम्पायरो की तरफ बढ़ रहा था। उसका डैड जल्दी से एम्पायरो को पीछे कर लेता है, यानी कि उसे बचा लेता है और फिर वो देखता है कि उसके घर में एक भूत है। यानी कि इन लोगों को यकीन आ जाता है कि हमारा घर भूतिया है। अब ये लोग इस घर में तो रहने वाले नहीं थे। राइफल और एम्पायरो डैड अब होटल में चला जाता है उन सबको लेकर, वहाँ पर रूम बुक करता है और वहीं पे ये लोग रात गुजारते हैं और ये लोग दुआएं करते हैं कि जो चुड़ैल इनके पीछे लग गई है ये लोग उससे बच जाएं। अगले दिन अब बैंक वाले एम्पायरो के मॉम और डैड को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द बैंक का लोन अदा करना होगा। अब बैंक का लोन अदा करने के लिए एम्पायरो का डैड अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करता है, लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम नहीं होता। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए थे, इसलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। अब थक हार कर एम्पायरो की मॉम उस लेडी के घर पे जाती है जिसने उसे कार्ड दिया था, यानी कि प्रोटेक्ट होने वाला कार्ड। वो उसके घर पे जाती है और उन सबको उसको सारी चीज़ें बताती है जो भी उनके घर में हुआ। अब वो लेडी कहती है कि हमें तो पहले से ही पता है जो भी तुम लोगों के साथ हो रहा है। अब वो औरत इनके साथ आती है इनके घर को देखने के लिए। अब एम्पायरो भी उन लोगों से मिलने के लिए जाती है। ये औरत इनको बताती है कि हमारी पूरी फैमिली इस घर में रहती थी और वो बताती है कि मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा यहीं पर रहते थे मेरे साथ। वो कहती थी कि हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा एक ट्रांसजेंडर है, यानी कि उसे लड़की बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसीलिए उसकी डैड उसे हमेशा बेसमेंट में बंद करके रखते थे। वक्त गुजरता गया लेकिन उस लड़के की आदतें बदली ही नहीं। उसको वो बताती है कि उसके बेटे को माँ बनने का शौक पैदा हो गया, इसलिए वो अपने बेटे को वहीं पर बंद करके यहाँ पर आ गई और वो लड़का वहीं तड़प तड़प कर मर गया और तब से उस लड़के की आत्मा वहीं पर भटक रही है। यही वजह थी कि वो लड़की बार बार एम्पायरो के भाई को लेटर लिखकर अपने पास बुलाती थी और यही वजह थी कि 2 बार एम्पायरो वहां पर गई लेकिन उससे उसको नहीं मारा, क्योंकि एम्पायरो अब माँ बनने वाली थी।
एम्पायरो अब अपने घर पे आती है जहाँ पर उसकी मॉम उस पैरालाइज़ लेडी को लेकर आई हुई थी। अब वो रूह उस पैरालाइज़ जो औरत थी उसके ऊपर हमला कर लेती है, यानी कि उसके अंदर उसकी रूह आ जाती है और इन सबको मारने के लिए इनके ऊपर हमला करती है। तभी एम्पायरो अपने पेट पे एक काँच का टुकड़ा रख के उस औरत को धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया, यानी कि सबको मारा, तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूँगी। एम्पायरो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये बच्चा लेना चाहती हो, अगर तुम हम सबको नहीं छोड़ोगी, हमारी जान नहीं छोड़ोगी, तो मैं इस बच्चे को मार दूँगी। ये सारी बातें सुनकर वो भूत काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसे देखते ही मौका पाकर एम्पायरो के डैड उसे लेकर नीचे छलांग लगा देते हैं। इससे एम्पायरो के डैड तो मर जाते हैं, लेकिन वो भूत फिर भी नहीं मरता। उसके मरने के बाद अब बैंक से काफ़ी ज़्यादा पैसे उनको मिलते हैं, जो कि उसके बाप की इंश्योरेंस के थे। वो उन पैसों से उस घर का लोन पे करते हैं और फिर इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जबकि वो रूह और वो भूत अभी भी उसी घर में है और ये दिखाते हुए ही कहानी ख़त्म हो जाती है।